हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, आपने मैंने कल की क्लास में मैंने ये बता दिया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या। रिएक्शन बता दिया था मैंने, सारे रिएक्शन मैंने सारे क्लियर करा दिए थे। रिएक्शन के टाइप करवा दिए हैं, आप लोग देख लेना पिछली वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मेरे, राइट। देखो, रिएक्शन मैंने करा दिया था, ठीक है ना। रिएक्शन सारे करा दिए थे, टाइप ऑफ रिएक्शन भी करा दिए थे मैंने सारे, ठीक है ना। टाइप्स, सारे टाइप्स भी हो गए थे आपके। और उसमें से जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था वो था एक रेडॉक्स। रेडॉक्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन देखो मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ। डिकम्पोजिशन के तीन रिएक्शन मैंने आपको बताए थे। एक बताया था कि अगर हीट के प्रेजेंस में कोई डिकम्पोज होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो होता है, या एक बताया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हीट के प्रेजेंस में जो होती है ना, सॉलिड सब्सटेंसेस ब्रेक की जाती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हीट के प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होगा तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना, एक नोट पॉइंट आपको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की खास बात एक याद रखना। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, ये हमेशा याद रखना कि हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज किया जाता है। हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट में करने में, एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है, एक्सट्रैक्ट में, ठीक है ना। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल तभी करते हैं, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी याद रखना आप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, नया टॉपिक जो है हमारा, हमारा नया टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट। तो देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट में यहाँ से आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आ सकते हैं मेनली। तो आपसे पीएच वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है आगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ना, मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि ये टॉपिक किसका है, मेटल नॉन मेटल का है, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिड बेस से रिलेट है। तो इस चीज को भी डील करेंगे यहाँ पे, पूछा जा सकता है। एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है ऐसा ऑक्साइड जो होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से ऑक्साइड हैं तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अभी केमिकल रिएक्शन में बताया था मैंने, एक होता है जिंक, जेडेनो, और एक Al2O3। Fe भी होता है ना, फेरेट बनाता है, याद रखना। लेकिन ये क्या है, आपको दो इंपॉर्टेंट है, तो इतना है आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। तो सबसे पहली चीज आपको बताना है, देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक आप देख पा रहे होगे। पहले क्या है, एसिड। एसिड क्या होता है, तो मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं देखो रफ करता जाऊंगा, ये फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। तो एसिड की अगर मैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद इस स्लाइड को देख लेंगे अच्छे से कि क्या क्या है, ठीक है। एसिड क्या होता है बताओ। एसिड ये होता है ना, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ये क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, सॉर होता है, बताओ। लिटमस टेस्ट की बात करूँ, लिटमस, लिटमस टेस्ट की बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड, ब्लू, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर मैं आयन रिलीज की बात करूं, आयन, तो आयन क्या रिलीज होता है बताओ, H+ आयन रिलीज होता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी एग्जांपल्स की, तो इसकी एग्जांपल HCl, HBr, HNO3, H2SO4, H2SO4, ये सारे क्या हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात जब आई है तो स्ट्रॉन्ग को भी समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, ये सॉल्युबल हो जाता है, इजिली सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जो इजिली आयनाइज हो जाए, है ना। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, इजिली आयनाइजेबल, आयनाइज हो जाते हैं, है ना, जो इजी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। अच्छा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर, ठीक है।
अच्छा मैं विक की बात करूं, अगर विक की, तो रिवीजन करा रहा हूँ, याद रखना, इसलिए फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ मैं। आप लोग जब भी पढ़ के, मैं आपको लेक्चर जब भी स्टार्ट करूंगा उससे पहले बता दूंगा कि कल कौन से लेक्चर को डालूंगा। उससे पहले आप जब भी इस मेरे लेक्चर को देखो तो आप एक बार रीड करके जरूर आओ कॉपी से, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। उसको एक बार रीड कर लो, आराम से हो जाएगा। विक क्या होता है? विक जैसे हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था CH3COOH। अच्छा इसका फॉर्मूला याद रखना। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या, इसको विनेगर के नाम से जानते हैं, विनेगर, सॉरी विनेगर। इसी को हम लोग हिंदी में सिरका बोलते हैं। इसी को ग्लाइसेल एसिड भी बोलते हैं, ग्लाइसेल एसिड, ठीक है ना। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी ना बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो ये कैसा होता है? तो वीक होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिमिलरली बेस की बात करूँ, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस क्या होता है आपका? बेस जो होता है ना, अगर मैं बेस की टेस्ट की बात करूँ, अगर टेस्ट की, तो बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बीटर इन टेस्ट, बीटर बीटर इन टेस्ट। अच्छा अगर मैं आयन रिलीज की बात करूँ, तो आयन रिलीज की बात करूँ, आयन जो रिलीज होंगे वो OH माइनस जिसको बोलते हैं, OH माइनस इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, उसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिटमस टेस्ट करूं, लिटमस, लिटमस टेस्ट करें, तो लिटमस टेस्ट ये क्या होता है? रेड टू ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू हो जाता है। अच्छा पीएच वैल्यू तो मैं भूल ही गया, पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है? ग्रेटर देन 7। पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी? ग्रेटर देन 7। एसिड की क्या हो जाती थी बताओ? लेस देन 7। एसिड की लेस देन 7 होती है। अच्छा इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल देखिए जरा, जितने भी NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। अच्छा ध्यान से सुनो, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपसे पेपर में पूछा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे बढ़, अच्छा इन सब की पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, याद रखना पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है ना, याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, कहाँ गया, हाँ अब देखो जूम आउट कर दे, ये देखो आप फटाफट से, यहाँ देखो एसिड बेस और सॉल्ट में पहले जितनी चीजें बताई थी, ये क्या होता है? केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इंडिकेटर, पीएच वैल्यू। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस भी देखेंगे हम लोग, और सम केमिकल यूज इन डेली लाइफ, ये भी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो इंडिकेटर ये देखो, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ध्यान से सुनना, नेचुरल इंडिकेटर, ध्यान यहाँ पे देखो, इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर। पहला अगर मैं बात करूं नेचुरल की, नेचुरल की बात करें, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है जरा ध्यान से देखना। जैसे नेचुरल इंडिकेटर जो है, जैसे एक नाम है इसका हिन्ना, है ना, हिन्ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कलर इंडिकेटर कहलाता है, इसको बोलते हैं कलर इंडिकेटर, इंडिकेटर, ये हिन्ना नाम करके है इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखना। फिर ओनियन क्लोव्स, ओनियन, ओनियन ये प्याज है हमारा, क्लोव मतलब जो लौंग होते हैं, क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं हम लोग, क्लोव, ये सब कैसे इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर, जिसको सुनोगे ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, याद रखना, ऑल फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना ये कलर इंडिकेटर है, और ये ऑल फैक्ट्री, कलर मतलब ये हमें रंग दिखाएंगे, है ना, रंग दिखाएंगे, कलर शो करता है, अगर इसमें हमने एसिड और बेस मिलाए तो ये हमें कलर शो करेगा, राइट। और ये क्या है? ओनियन, क्लोव, ये सब जो है ऑल फैक्ट्री है, ये क्या है? ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री डेट मीन्स ये सुगंध की, सुगंध से हमें बताएंगे, सुगंध जो होता है ना,
सुगंध जो होती है स्मेल, राइट, जितने भी स्मेल वगैरह आती है ऑल्फैक्टरी, जो नाक, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नाक को बोला जाता है, आगे भी बताऊंगा। तो ये बताता है क्या, चेंज इन स्मेल। जब भी ये क्या करेगा, ऑल्फैक्टरी ओनियन क्लोव, ये क्या है, स्मेल इसकी चेंज हो जाएगी, स्मेल चेंजेस हो जाते हैं एसिड और बेस के मिलने से, स्मेल चेंज हो जाएंगे, राइट। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑल्फैक्टरी। अगर ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएगा ओनियन और ये ग्लोव, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बेस में मतलब इसके जो स्मेल होती है इसमें बदलाव हो जाएंगे। तो पहला था नेचुरल। नेचुरल में दो प्रकार के, एक आता है हीना और एक, ये सारी चीजें क्या है, ओनियन ग्लोव, ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है ना। तो अब जरा देखना, नेचुरल तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर आएगा जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या है, जरा देखना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में जैसे आपको अगर मैं बात करूं, फिनोप्थिलीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। जो फिनोप्थिलीन जो होता है, ध्यान से सुनना, फिनोप्थिलीन एक बेसिक बेसिक कलर इंडिकेटर है। क्या है ये, बेसिक बेसिक कलर, ठीक है ना, याद रखना। अगर हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं इसको, बेसिक कलर क्यों बोलते हैं, तो याद रखना, फिनोप्थिलीन को जब हम लोग बेस में मिलाते हैं, है ना, फिनोप्थिलीन फिनोफ फिनोप्थिलीन लीन को अगर मैं बेस के साथ मिला दूं, बेस के साथ यानी क्षार के साथ, इसको हिंदी में बोले तो क्षार के साथ अगर मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा, वो एक कलर कैसा शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। याद रखना, ये कौन सा कलर शो करेगा, पिंक कलर, गुलाबी, है ना। तो फिनोप्थिलीन जो होता है ना, गुलाबी है, जो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, राइट। याद रखना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब एक इसी में एक आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक क्या है, इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज का यूज कहाँ पे करते हैं बताओ, ये अगर एसिडिक मीडियम में डाल दें, इसको इसको एसिड के साथ मिला दें, अगर एसिडिक, इसको बोलते हैं कलर इंडिकेटर, ये भी है मिथाइल ऑरेंज। लेकिन अगर ये एसिडिक मीडियम में डाल दें तो ये क्या होगा बताओ। तो आपको एसिड के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज को डालें, मिथाइल ऑरेंज को डाल दें, तो ये हमें शो करेगा रेड, ठीक है। लेकिन अगर बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज को डाल दें, बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज, ये लास्ट में एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे आप लोग, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को डालें तो ये हमें कैसा शो करेगा बताओ, ये हमें शो करेगा येलो कलर, येलो कलर शो करेगा, ठीक है ना, येलो कलर। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाएंगे तो रेड कलर शो करेगा, बेस को अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ कराएंगे तो येलो कलर शो करेगा, राइट। तो ये मिथाइल का इंडिकेटर हो गया। अब सुनो, फिनोप्थिलीन को अगर मिलाते हैं तो ये पिंक कलर देता है, ये लगभग सभी बच्चों को याद हो चुका होगा, उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि कलर इंडिकेटर क्या है, व्हाट इज कलर इंडिकेटर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, कलर इंडिकेटर। ये देखो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो ये इसको आपको समझना है और याद रखना है, ये बहुत सारी चीजें इसकी फैक्ट है, ठीक है। तो कलर इंडिकेटर क्या होता है, जैसे चेंज इन कलर, अभी आपने देखा कौन कौन सी चीज, कलर इंडिकेटर डेट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को मिलाएं तो उसके रंग कैसे बदल रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से अभी आपने देखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हीना, हीना ये क्या है, हीना जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, बस याद रख लेना यार, इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, थेलिन, फिनोप्थिलीन, ये क्या होता है, फिनोप्थिलीन जो होता है ना, ये भी एक कलर है जो बेस के साथ मिल जाए, बेस के साथ मिलकर पिंक कलर शो करता है, पिंक कलर, याद रखना ये चीज, अभी बताया था मैंने। इसके बाद अगर मैं पूछ दूं ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर
अभी मैंने बताया था इंडिकेटर जो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी उस स्मेल में चेंज इन स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है चेंजिंग स्मेल, है ना, स्मेल चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, और ओनियन को बोलते हैं, क्लोव को बोलते हैं, ये सारे क्या हो जाए, इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा क्या, आपको सारे इंडिकेटर्स कंप्लीट। तो एक बार फिर से क्विक रिव्यू करते हैं आपको, पहले फटाफट से सारे एक साथ कर लेते हैं, है ना। तो देखो, पहला मैंने बताया क्या, नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तीसरा मैंने आपको बताया क्या, तीसरा मैंने बताया आपको कलर, कलर कलर इंडिकेटर बताया मैंने, इंडिकेटर। और चौथा मैंने आपको बताया ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ये सारे बताया मैंने। नेचुरल में मैंने बताया हिना नाम का है, और एक ओनियन, और ये कलर का होता है, ठीक है ना, ये कलर शो करता है। बताओ ये किस तरीके का कलर शो करता है, तो याद रखना, अगर इंडिकेटर बेस में ये कैसा शो करता है, बताओ, बेस में अगर मिला देते हैं तो ये ग्रीन कलर का शो हो जाता है। किसके साथ, बेस के साथ मिला दिया, बेस के साथ मिला देंगे तो ये ग्रीन कलर शो करेगा, राइट। ओनियन को, ओनियन जो होता है ना, ओनियन, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है ना, ओनियन जो होता है ना, स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल, याद रखना। ग्रीन कलर शो करता है बेस के साथ, याद रखोगे आप, बेस के साथ, बेस के साथ इसका कैसा हो जाएगा, बताओ। ऑरेंज रेड, सॉरी ऑरेंज रेड, अगर ग्रीन है, ग्रीन से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज रेड में। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। आर्टिफिशियल में बताया था मैंने, आर्टिफिशियल का मैंने आपको बताया क्या क्या, बताओ। फेनोप्थलीन बताया, फेनोप्थलीन, लीन, ये बेस के साथ मिलता है तो ये बनाता है बेचारे पिंक। और नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बताया था मैंने, बेस के साथ मिलके पिंक बनाते हैं वे। और मिथाइल ऑरेंज बताया था, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, अगर ये बेचारे एसिड के साथ मिलते हैं तो एसिड के साथ मिलके तो रेड बना देंगे, लेकिन अगर ये बेस के साथ मिल गए तो बेस के साथ मिलते ही येलो कलर के दिखने लगेंगे, पीला पीला। कलर की बात करें तो कलर अभी इंडिकेटर बता ही दिया मैंने, कलर इंडिकेटर में एक बोलते हैं हिना को बोलते हैं, मिथाइल रेड के कलर ऑरेंज रेड हो जाता है। और एक मैंने अभी फिनोप्थिलीन की बात करी, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना, याद रखना। ऑल फैक्ट्री में ओनियन और क्लोव, ओनियन एंड क्लोव, ये सारी बातें करी थी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये पूरा कंप्लीट। अब इसके आ जाते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, पहले है, अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओगे। एसिड बेस का कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, तो इसको हम करते हैं पहले। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ जो है केमिकल प्रॉपर्टी। देखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं तो एसिड को मिला दो आप, किसके साथ, एसिड को अगर मान लो मैंने मिला दिया इसके साथ, देखो जरा, एसिड को बेस के साथ मिलाया तो ये बनेगा सॉल्ट वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अगर मैं एसिड को, ध्यान से देखना, अगर मैं एसिड को मेटल के साथ मिला दूं, मेटल के साथ, तो ये भी बनेगा सॉल्ट। अब प्लस यहां से मेटल के साथ मिलाया तो ये सॉल्ट प्लस कौन सा गैस,
H2 गैस रिलीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से H गैस निकलता है, तो H2 गैस। अगर मैं बोलूँ एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिला दूँ, तो मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो फिर बनेगा सॉल्ट, और प्लस निकलेगा क्या यहाँ से बताओ, H2O निकलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाऊं, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी मिलाएंगे तो ये बनेगा सॉल्ट, और प्लस CO2 और प्लस H2O, ये निकल जाएगा हमारा। तो रिलीज जो होते हैं ना केमिकल बॉडी में, ये आपको याद रखने हैं। और एक आपको क्या है, एक आपको मेटल बाइकार्बोनेट, इसी को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या बनाता है आपको, ये भी हमें बनाता है सॉल्ट, और प्लस H2O और CO2 रिलीज करता है। यानी जहां पे हमने देखा CO2 CO3, तो ये टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, याद रखना। कार्बोनेट जहां देखे CO2 H2O में टूट जाएगा। तो ये सारी चीजें थी आपकी क्या, आपके केमिकल प्रॉपर्टी थे, और यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। जरा जूम कर देता हूँ आपको, जरा ध्यान से देख लो कुछ रिएक्शन के साथ। हाँ देखो, आप देख पा रहे हो, ये आपके एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक की, देख पाओगे आप इस चीज को। तो देख लेना, सॉप बबल की तरह यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बबल फॉर्मेशन के साथ, ये देख रहे हो पॉप साउंड के साथ यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये सोप है, सोप सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा निकल जाता है। ये देखो, अगर मैं एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराता हूँ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एसिड लिखा क्या है इसमें, पीपीटी में है, देखो। एसिड को जब बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो सॉल्ट और CO2 निकलता है। यही देखो, इसके नीचे एक एक एग्जांपल लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और यहाँ पे देखो, ये विथ कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो एसिड को कार्बोनेट के साथ कराया तो सॉल्ट निकला, और सॉल्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्ट के बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्ट प्लस H2O और CO2। यहाँ पे विथ मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो वाटर निकलता है और गैसियस फेज में निकलता है। अब यहाँ जब बेस के साथ, बेस का अगर नॉन मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कहाँ गया, देखो जरा, बेस का अगर मैं सॉल्ट के साथ कराता हूँ, बेस का मैंने सॉल्ट के साथ नॉन मेटल के साथ कराया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे जिंक HNO3 कराते हैं। यहाँ पे बेस हमेशा याद रखना, एक चीज नोट करके मैं लिख देता हूँ, बेस कभी भी, बेस जो होता है ना, बेस के साथ कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड बेस के साथ कोई भी मेटल, एसिड एसिड तो रिएक्ट करता है जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। बेस का रिएक्शन ही नहीं होता है कार्बोनेट के साथ, इतनी बातें याद रखना। यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद बेस। ठीक है, अब सुनो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो अगर नॉन मेटल के साथ कराऊंगा, जैसे बेस का नॉन मेटल के साथ कराया, यानी NaOH, यानी बेस के साथ करा देंगे तो इसकी वैल्यू, इसकी ये क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊं, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम दिया था मैंने, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट और H2O बनता है नॉन मेटल कार्बोनेट के साथ। तो ये दोनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बता देता हूँ इसको। ये जो दो रिएक्शन है यहाँ पे, ये दो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट के बताए थे मैंने मेटल का नॉन मेटल के साथ, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बेस, अगर मैं बेस का रिएक्शन करा दूं, बेस का रिएक्शन कराऊं किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल, बेस का रिएक्शन कराऊं नॉन मेटल के साथ, तो ये बनेगा क्या प्रोडक्ट बताओ, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट और प्लस H2 गैस, याद रखना। ये पहला हो गया बेस का रिएक्शन। और दूसरा, अगर मैं बेस का रिएक्शन किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊं, तो क्या होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस H2O। ऐसे कौन कौन से हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन ऐसे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे जिसे हम लोग एम्फोटेरिक बोलेंगे, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक में कौन कौन, एक आता है ZnO, Al2O3, ये सारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो ये सारे याद रखना। इसके नीचे रिएक्शन लिख रखा है, ये आपके बुक का रिएक्शन है, जाके देख चेक करना,
ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, ध्यान से देखो, यहाँ बोला कि जिंक को जब हम HCl के साथ मिलाएंगे तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस निकलेगा। देखो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये बर्न टू पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ निकलता है, राइट। अब यहाँ देखो CO2 की अगर मैं बात करूँ कि कार्बोनेट का कराते हैं रिएक्शन तो NaCl बनता है, पासिस थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ पास करेंगे तो लाइम वाटर किस तरह का बन जाएगा, जरा ध्यान से, भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लाइम वाटर, देखो जरा, लाइम वाटर की अगर मैं बात करूं, जूम करता हूं इसको थोड़ा सा, तो जरा ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं Na2CO3 कार्बोनेट का, तो 2Na NaCl प्लस सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट के बाद क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, H2O और CO2 कार्बोनेट टूट गया। इसके बाद क्या, पासिस थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ हम लोग अगर पास कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लाइम वाटर है, मतलब सी, अगर हम CO2 को, लाइम वाटर का मतलब कि किसको बोल रहा हूँ लाइम वाटर, आपको मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं या लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, और कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, कार्बोनेट और H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब फिर इसके बाद अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर पास करा देते हैं इसको किससे, फर्दर CO2 के साथ, तो CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, किस तरीके का कलर शो करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये मिल्की वाइट कलर देगा, लाइम वाटर के टर्न जब होगा तो वो मिल्की वाइट होती है लाइम वाटर, फर्दर पासिंग थ्रू द CO2 तो मिल्कीनेस डिसअपियर, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं कि CO2 से फिर से पास करा देते हैं, है ना, अगर मैं CaCO3 को फिर से पास करा दूं तो ये क्या हो जाता है, कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने जा रहा हूं मैं, कि अगर पहली चीज क्या मैंने बोला कि सोडियम को, देखो जरा, Na2CO3 को मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ, HCl के साथ, तो ये बना क्या, NaCl H2O प्लस CO2, यही बना। तो जब CO2 यहां से बना, CO2, ठीक है, ध्यान से सुनो, CO2 को जब हमने पास कराया किसके साथ, CO2 को CaOH ट्वाइस के साथ पास कराया, मतलब सोडा लाइम जिसको बोल रहे हैं ये क्विक लाइम, यहाँ से जब पास कराया मैंने, तो पास कराया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे किसका कलरलेस लिक्विड, मतलब मिल्की वाइट, यहाँ पे रंग कैसा मिला हमें, मिल्की वाइट कलर का प्रोडक्ट मिलता है। और अगर मैं इसमें फर्दर फिर से CO2 मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस इसकी क्या हो जाती है, मिल्कीनेस। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि मिल्कीनेस को अगर हटाना है तो हम कौन सा कंपाउंड मिला देंगे, तो आप मिला देना उसमें क्या, CO2, और किस में मिलाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट में मिलाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करेगा CO3, तो मिल्की वाइट है तो उसमें CO2 फिर से अगर मिला दिया आपने, तो अब यहां से मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, मिल्कीनेस जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट है कि एसिड और बेस, यहाँ पे देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिक, आप देखो यहाँ पे अगर मोल्टेन फॉर्म में हुआ, ये हमारा क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे बोला है कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला गया है, और रबर कॉर्क है, ये रबर का है, ये रबर बना हुआ है, रबर कॉर्क है, ये रबर कॉर्क, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बीकर ले लिया हमने, बीकर को मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया एक यहाँ पे, और अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। देखो ये कील है, ये क्या है, नेल है, ये नेल है, और किसी का नेल है, आयरन नेल। तो ध्यान से सुनना, आयरन नेल को मैंने डाल दिया है, यानी कहने का मतलब ये है कि आयरन नेल अब हमारा चला गया, इसमें आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, नेगेटिव टर्मिनल को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस फॉर्म ड्यू टू आयनाइज। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कब को हुआ, जब आयंस निकलेंगे ना, आयंस जब रिलीज होंगे तब आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, याद रखना, आयंस जब निकलेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ड्यू टू आयनाइजेशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पेपर पूछा जाएगा कि
कुछ कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, तो आप बता देना ड्यू टू आयनाइजेशन, इजिली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बोला आयनाइज वाटर कैसे पता चलेगा, तो आयनाइज वाटर को जरा ध्यान से देख लो। अगर HCl को H2O में करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन, याद रखना, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, राइट। और Cl माइनस टूट जाता है, कौन, HCl को CO2 से मिलाया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे NaOH को जब हमने तोड़ा, NaOH को जब हमें तोड़ेंगे एक्वस फॉर्म को, NaOH एक्वस फॉर्म को जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा Na प्लस और OH माइनस आयन टूट जाएगा। ये कब होगा, जब हम इसको आयनाइज करेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है, देखो, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू प्रिपेयर्ड HCl गैस। HCl गैस बनाने के लिए हम लोग कौन सा क्या क्या यूज करते हैं, तो HCl गैस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, HCl गैस हमें बनाना है, HCl गैस हमें बनाना है, फॉर्मेशन करना है इसका, फॉर्मेशन HCl गैस में प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे क्या, 2 सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, यानी सिंपल सॉल्ट, उसके साथ H2SO4 मिला लेंगे। और H2SO4 क्यों मिलाते हैं, तो आपको याद रखना है कि फॉर रिलीजिंग वाटर, फॉर रिलीजिंग, यानी वाटर को जब रिलीज कराना हो तो हम H2SO4 का रिएजेंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखो बनाएंगे क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे है Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे बनेगा 2HCl, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा और इसके साथ HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या कर रहा है, लिटमस पेपर ले लिया, मॉइस्ट लिटमस, लिटमस पेपर ले लिया, डिलीवर ट्यूब, इसके साथ ये है, यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लॉन्ग टोंग लिखा है, जिससे पकड़ते हैं उसे टोंग बोला जाता है। तो यहाँ देखो ड्रॉप से डाला जा रहा है क्या, H2SO4 डाला गया है इसमें, और पेयर ऑफ टोंग से इसको पकड़ लिया, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मटेरियल रखा गया है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl डाला गया है, NaCl। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने क्या किया, डिलीवरी ट्यूब, मतलब इसे यहाँ से निकालेंगे ये, तो यहाँ देखो ट्यूब में ले लिया, तो गार्ड ट्यूब जो होता है ना, गार्ड ट्यूब, गार्ड ट्यूब में क्या होता है, कंटेन किया कैल्शियम क्लोराइड, गार्ड ट्यूब में क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एसिड जो होता है, एसिड इन बेस रिएक्ट विथ अदर न्यूट्रलाइज, मतलब एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो इस पूरे होल को बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे आप देख पा रहे हो पीएच वैल्यू से रिलेटेड बातें करूंगा मैं। पीएच वैल्यू की आप देखो रेफरेंस पॉइंट याद रखना, जो बता रहा हूँ वही सेम टू सेम याद रखते जाना, ध्यान से देखो, पीएच वैल्यू 7, पीएच वैल्यू अगर मैं बोलूँ लेस देन ग्रेटर देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो आप याद रखना इक्वल है तो न्यूट्रल, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो बेस, पीएच वैल्यू कम है तो एसिड। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब सुनो कुछ चीजें और, न्यूट्रल में H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, इस बेस में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होती है। अगर मैं एसिड की बात करूं तो H प्लस आयन ग्रेटर होता है OH माइनस आयन से। इतनी बातें आपको समझ में आ गया, यानी बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस, कौन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई होता है, H प्लस आयन का हाई होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे बेस का हाई होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आप देखो जरा, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो यहाँ पे मैंने शुरू में भी बता रखा था, फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो क्या करे, बेस के साथ डिसोल्यूट हो, बोल रहा है कि बेस इज डिसोल्यूट कंप्लीटली इन वाटर। एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस है ना, क्या हो जाए, कंप्लीटली 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 सॉल्युबल हो जाए, यानी डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट इन वाटर।
वाटर में पूरा प्रॉपर डिजॉल्व हो जाए। इस सिंपल से कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब आयनाइज हो जाए। कहने का मतलब ये है, आयनाइज हो जाए मतलब आयनाइज होना मतलब पूरे आयन में टूट जाना। तो मैं वीक की बात करूं तो जो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि वाटर में अगर सॉल्युबल हुआ, सॉल्युबल हो गया तो स्ट्रॉन्ग, और नॉट सॉल्युबल हुआ, नॉट सॉल्युबल तो एक लाइन में याद रखो, तो ये हो जाएगा वीक। तो आयन के फॉर्म में नहीं होंगे, ये वीक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। यहाँ देखो कुछ चीजें और, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। पीएच स्केल क्या करता है, मेजर मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना, हिंदी में बोले तो आयन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ये करता है, मेजर करता है। और कलर इंडिकेटर की बात देख रहे हो आप, इधर बेस की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, बेस की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आप इस साइड, तो ब्लू होता जा रहा है। और जैसे एसिड की तरफ बढ़ेंगे वो रेड होता जा रहा है। ठीक है ना। और कुछ चीजें हैं, जैसे मैं कुछ कुछ एसिड के नाम यहाँ लिख देता हूँ जो दिख नहीं रहा होगा आपको। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाती है कितनी, पीएच वैल्यू बताइए इसकी कितनी, 1.2। और आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम याद रखना। पीएच वैल्यू क्या होगी आपको ये, और याद रखना इसकी, आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि इसका नाम बताओ, तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो दिया हुआ है लेमन जूस, लेमन लेमन जूस। अब देखो याद रखना 7 से कम वाले सब एसिड होते हैं, तो लेमन जूस की कुछ फैक्ट हैं जो दो टू एनसीईआरटी में है तो आएंगे। तो 2.2 होते हैं, इसकी कितने होते हैं, 2.2। लेमन जूस की 2.2। प्योर वाटर की अगर मैं बात करूं, प्योर वाटर, प्योर वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये होती है एग्जैक्टली 7। इसलिए ये न्यूट्रल माना जाता है और हर जगह हम ये लिखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूं, एमजी ओ एच टॉइस अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन वहां पे मैंने बताया था मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी क्या होती है, NaOH, NaOH का हो जाता है कितना, पीएच वैल्यू जो होता है हमेशा याद रखना 14। और ये एग्जैक्टली वॉयलेट कलर का हो जाता है, वॉयलेट, वॉयलेट कलर का, ये भी ब्लू होता है, ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं होता है ना, थोड़ा सा लाइट ब्लू होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इतनी बातें समझ में आ गई, स्केल की बातें अब हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो लेस देन 7 है, यहाँ 7 है, मोर देन 7 है, और यहाँ देखो मोर देन 7। तो लेस देन 7 है तो एसिड, लेस देन 7 है तो एसिड। ये देखो लेस देन 7 है तो एसिड, इसके बाद ये क्या है, न्यूट्रल्स, अगर इक्वल टू है तो न्यूट्रल, अगर मोर देन है तो बेसिक। ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ कि इसमें OH माइनस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, H प्लस आयन की मात्रा कम होगी, यहाँ पे क्या होगी, OH माइनस इज इक्वल टू H प्लस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि H प्लस की आयन ज़्यादा होंगी OH माइनस आयन से। ठीक है ना। बोल रहा है कि द लेसर द पीएच मोर द सब्सटेंस इज एसिडिक, वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। पीएच की वैल्यू कम, सॉरी पीएच की वैल्यू ज्यादा तो ये हो जाएगा बेसिक। बेसिक और पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक।
आगे बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पे कुछ बोला जाए जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि डेली लाइफ पीएच वैल्यू से रिलेटेड। टूथ डिके हैपन इफ पीएच वैल्यू ऑफ माउथ बिकम्स 5.8। अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए आपके माउथ की, मतलब मुंह हम जो लोग ब्रश करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो आप याद रखना कि आपका डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी टूथ डिकेइंग, टूथ जो होते हैं डिके होने लगेंगे, डिके मतलब टूटने लगेंगे, है ना। याद रखना पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हेन इफ पीएच वैल्यू ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5, अगर 5.5 पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो आपके दांत जो होंगे घिसने लगेंगे, यानी डीके होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। एसिडिक नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। इससे टूथब्रश जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं उस वो क्या होता है, बेसिक नेचर का बनाया जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एसिडिटी ऑफ स्टोमक ड्यू टू हाई HCl। हाई HCl के कारण हमारी एसिडिटी होती है, ठीक है ना। एसिडिक कैन बी टैकल्ड बाय द यूजिंग ऑफ माइल्ड बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। माइल्ड बेस, अगर मान लो आपको एसिडिटी होगी तो माइल्ड बेसिक चीजें जैसे इनो वगैरह आप लेते हो ना, ये सब माइल्ड बेस है, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि एनिमल एंड प्लांट, ये सारे एक्टिविटी के क्वेश्चन है। एनिमल एंड प्लांट रिलीज मेनी एसिड्स फ्रॉम देयर बॉडीज प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत सारे एसिड या एसिड क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट रिलीज करते हैं जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बॉडी सेल्स को। प्लांट और एनिमल लाइव एट द न्यूट्रल पीएच एंड सॉइल ट्रीटेड एज अकॉर्डिंगली। मतलब हमारी जो प्लांट और एनिमल है वो क्या है, हम लोग न्यूट्रल में सर्वाइव कर रहे हैं, न्यूट्रल पीएच पे, है ना। सर्वाइवल हमारी कैसे है, न्यूट्रल। हम लोग रहते किस में है, न्यूट्रल पीएच में रहते हैं, लगभग न्यूट्रल के आसपास, एग्जैक्टली न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते, है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको है आगे लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट को आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपसे पहला है सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH बोल रहा है, NaOH जो होता है तो 2NaCl को अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो ये बनेगा क्या, सॉरी 2NaCl, इसको हम लोग कराते हैं कि H2O के साथ, H2O के साथ कराओ। किसके साथ कराओगे, H2O के साथ कराओगे तो ये क्या बनेगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्मेशन हो गया किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या किया, सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसी को एक और नाम से जानते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, है ना। इसको हम लोग क्या किया, पानी के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया हमने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं बताओ, डिसइंफेक्टेंट, मतलब जहाँ इन्फेक्शन वाली चीजें होती है उसको हटाने के लिए डिसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है। पहला यूज डिसइंफेक्टेंट। सेकंड आप लिखिएगा फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं, पेपर मेकिंग फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। पेपर में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया पहला NaOH का। तो ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रिएक्शन याद रखनी है आपको, उसकी यूजेज याद रखने, कम से कम 2 यूज तो याद रखने ही है, याद रखना, ठीक है। और ये आपका NCERT का डायग्राम आप देख पा रहे हो, सभी लोग के बुक में बनी होगी, देख लेना उसको अच्छे से। सेकंड सॉल्ट जो है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे लिख दो याद रखना पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो CaOH यानी जो हमने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, है ना, या लाइम वाटर के साथ हम लोग ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा देते हैं, क्लोरीनेशन कराऊंगा मैं।
अच्छा, पहला NaOH फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं उसको, यानी NaCl को H2O के साथ करा के। अब मैं CaOH चॉइस को करने वाला हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको CaOCl2 और प्लस H2। ये है आपका फॉर्मेशन, कैसे हुआ ये लिख लोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका केमिकल नेम बताओ, केमिकल नेम आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट आपको आपसे यूज पूछा जाएगा, तो यूज बता दोगे आप कहाँ पे, ब्लीचिंग 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 कॉटन, है ना, कॉटन ब्लीचिंग में यूज किया जाता है, क्या कपड़ों की। फिर इसके बाद लाइटन क्लॉथ, यानी क्लींसिंग एजेंट का काम करता है ये, क्लींसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ये क्या करता है बताओ, लाइटन क्लॉथ, लाइटन क्लॉथ मतलब ये क्या करता है, कपड़ों की सफाई में भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग। नेक्स्ट देखेंगे, तो यूज समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फॉर्मूले, इसके केमिकल नेम और इसके रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। पहली चीज, इस बनता कैसे है, तो पहले NaCl को H2O प्लस CO2 और अमोनिया गैस के साथ मिलाते हैं। इसको किसके साथ मिलाते हैं, NH3 के साथ। तो ये बनता क्या है, तो बनता है NH4Cl, जो जिसको बोलते हैं कैम्फर भी कहता है, कैम्फर भी बोलते हैं, कपूर के नाम से जाना जाता है। अब प्लस निकलता क्या है, NaHCO3। अब सुनो, यहीं पे नहीं बना, स्टेप नंबर 2, NH4Cl और प्लस NaHCO3, हमें चाहिए ये प्योर, लेकिन ये प्योर नहीं मिला। हमने क्या किया, हाई हीटिंग दे दिया, सब्लिमेशन कराएंगे तो ये सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा गैस बन के, यानी कपूर जो है, ये कपूर है, ये कपूर जिसको बोलते हैं हम लोग कैम्फर। तो ये क्या बनेगा हमारा, डायरेक्टली हमें मिलेगा NaHCO3, और यहाँ से क्या होगा, उड़ जाएगा हमारा गैसियस फेज में। तो यही है, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ बेकिंग सोडा जगह यूज देखिए जरा, यूज हम करते हैं बेकिंग पाउडर का यूज, सोडा फायर एक्सटिंग्यूजर में, फायर एक्सटिंग्यूजर में यूज किया जाता है, एक्सटिंग्यूजर, फायर एक्सटिंग्यूजर में यूज किया जाता है ये, ठीक है ना। सोडा फायर और एंटी एसिड का काम करता है ये, बेसिक खाने बनाने में यूज किया जाता है ना, कुकिंग में, कुकिंग फूड में यूज किया जाता है, फूड में, याद रखेगा इतना, ठीक है ना। तो ये था आपका बेकिंग पाउडर। अब इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपको क्या, बेकिंग पाउडर के बाद आ जाता है क्या आपका, बेकिंग पाउडर के बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए जरा, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, कार्बोनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मैं अगर बात करूं तो इसका केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप याद रखना, वॉशिंग सोडा का NaHCO3 है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये बेचारे बन जाएंगे क्या, Na2CO3 बन जाएंगे। लेकिन क्या इसके साथ हमारा H2O और प्लस CO2 भी रिलीज तो होगा ना, ये कार्बोनेट हो गया, टोट हो गया, तो डिकम्पोजिशन। लेकिन ये स्टेप 2 में कंप्लीट होते हैं। Na2CO3 को अगर मैं 10H2O के साथ मिला देता हूँ तो ये बन जाता है क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा याद रखना, कंप्लीट इसके फॉर्मूले का नाम होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, याद रखना 10 को डेका हाइड्रेट, इतना याद रखोगे आप,
चीज़ें, ठीक है। तो इसके कॉमन नेम, केमिकल रिएक्शन दोनों बता दिया मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा हो गया हमारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले मैं आपको बताता हूँ जिप्सम, सॉरी जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम जो होता है हमारा, वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस ऑफ हाइड्रेट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, हाइड्रेट, है ना। क्यों डाइहाइड्रेट? क्यों? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसलिए डाइहाइड्रेट, ठीक है। अब इसी जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O को मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा हीट दे देता हूँ, तो ये क्या बनेगा बताओ? हीट दे के डिकम्पोज करें तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया। तो हाफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कंप्लीट हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यूज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूज की बात करूं, यूज की, तो सभी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टैच्यू, है ना, ये क्या करते हैं बताओ? मेडिसिन और प्लास्टर मेडिसिन बोल सकते हो आप। प्लास्टर मेडिसिन यानी मेडिकल में इसको प्लास्टर करने के काम में लिया जाता है। मेकिंग टॉयज, मेकिंग टॉयज खिलौने बनाने में किया जाता है ना, या डेकोरेशन में किया जाता है, डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने में, डेकोरेटिंग आर्टिकल्स जितने भी होते हैं उन सबको बनाने में किया जाता है, याद रखना ये सारी चीजें। तो ये हुआ आपका यूज। और सॉल्ट इस टेबल से वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारे क्वेश्चन में सॉल्ट तो जरूर आएगा एक, हमेशा याद रखना आप। तो ये था आपका, खत्म हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है? अब थोड़ा सा एक बार आ जाते हैं छोटा सा पॉइंट लेकर के कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। मैंने बता रखा था कि H3O+, एक छोटा सा रिकैप है। फिर इसके बाद हाइड्रोनियम आयन हो गया। फिर वो आपसे पूछा हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, याद रखना। हाइड्रोक्सिल आयन, याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अगर एक H जोड़ देते हो तो हाइड्रोनियम आयन। फिर बोल रहा है आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। अच्छा, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होता है? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन हिंदी में बोलते हैं आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है? मतलब इजीली टूट जाना, है ना, इजी टू ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स इन आयंस। आयन में टूट जाना, मॉलिक्यूल्स को आयन के फॉर्म में तोड़ जाना क्या होता है? जैसे मैं बोलूं NaCl को अगर मैं तोड़ दूं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, ब्रेकिंग आयनाइजेशन। फिर बोल रहा है ऑल्फैक्टरी क्या होता है? ऑल्फैक्टरी आपको एक टर्म है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मैंने आपको बताया था कि ऑल्फैक्टरी वर्ड क्या होता है? स्मेल से रिलेटेड होता है, स्मेल, स्मेल। तो अगर मैं बोलूं कि आपके शरीर में ऑल्फैक्टरी से रिसेप्टर कौन है, तो आप बोलोगे नोज, नोज से ही स्मेल ले सकते हो, राइट। अब सुनो, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं, कॉमन सॉल्यूशन के नाम। तो कॉमन नेम से क्या क्या जाना जाता है, जरा ध्यान से सुनना। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉमन सॉल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो कॉमन सॉल्ट के नाम से NaCl को जाना जाता है, याद रहेगा। मैं बोलूंगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को किसका कॉमन नेम है? ये कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं बताओ? तो कास्टिक सोडा हम लोग बोलते हैं NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, याद रखना। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को एक और नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट भी इसे कहा जाता है, टेबल सॉल्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की, अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर अभी मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं बोलूं वॉशिंग सोडा की, अगर मैं बात करूं, वॉशिंग सोडा तो सभी को पता हो गया।
वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जल्दी से फटाफट बताओ, वॉशिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सॉरी Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, 10H2O लिखना मत भूलना, डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। जिप्सम का मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया जिप्सम का। जिप्सम, जिप्सम क्या होता है बताइए? जिप्सम होता है क्या? CaSO4, 2H2O। अगर मैं POP की बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? तो अब ये जो है ना प्रैक्टिस के कुछ हैं जो आपको ट्राई करने हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। आगे हमारा क्या, नॉन मेटल और मेटल। तो मिलते हैं आपको, यहाँ सारे हमने करा दिए, कुछ छूटा तो नहीं है ना? देख लेता हूँ एक बार बैक करके। एक बार आ जाओ यहाँ पे, बैक में चलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, यहाँ से एसिड बेस से स्टार्ट किया, सारा हमने करा दिया, ठीक है। चलो सॉल्ट खत्म हुआ, ये सारा रिकैप भी कर गया। अब नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग है ना, है ना, ये अपकमिंग वाले आएंगे आपके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखना, हर डेली में शाम को, इवनिंग में, याद रखना, इवनिंग में 6 PM को मैं डेली यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग जरूर देख लेना, प्रीमियर कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो 6 PM आपको ये लेक्चर हमेशा डेली अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।